नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की दलदल में इंजीनियर की मौत। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में हुई 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत अब महज एक सड़क हादसा नहीं मानी जा रही है। यह मामला उस सिस्टम की नाकामी की कहानी बन चुका है जहां बिल्डर, प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू एजेंसियां सब कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई। जहां भ्रष्टाचार और लापरवाही का गठजोड़ एक मासूम जान ले गया। और सवाल यह है कि क्या 9,000 करोड़ रुपए की स्पोर्ट सिटी घोटाला और एक युवा इंजीनियर की मौत, ये दोनों कड़ियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं क्या? पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह हादसा 16 जनवरी की देर रात हुआ, दफ्तर से घर लौट रहे थे। घना कोहरा था, सड़क पर कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेटिंग या लाइट नहीं थी। उनकी कार सीधे लगभग 30 फीट गहरे पानी से भरे निर्माणाधीन बेसमेंट में गिर गई और डूबने से उनकी मौत हो गई। इस मामले को सिर्फ हादसा नहीं बल्कि मल्टी लेयर सिस्टम फेल्योर माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम एसआईटी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी 24 जनवरी को अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन और मुख्यमंत्री को सौंपेगी। इस रिपोर्ट तय होगा कि किन अधिकारियों और विभागों पर कार्रवाई होगी। एसआईटी की जांच अब केवल बिल्डर तक सीमित नहीं है। नोएडा अथॉरिटी, पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर विभाग की भूमिका की भी जांच दायरे में। एडीजी भानु भास्कर के नेतृत्व में एसआईटी ने 125 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें पुलिस कमिश्नर, जिला अधिकारी, प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, फील्ड स्टाफ और रेस्क्यू टीम के जवान शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार जांच कई अहम सवाल पूछे गए हैं। घटना की सूचना कब मिली, रिस्पांस टाइम कितना था, मौके पर पहुंचने में देरी क्यों हुई, रेस्क्यू के दौरान क्या क्या प्रयास किए गए और कहां चूक हुई। यह भी सामने आया है कि 177 पेज की एसओपी मौजूद होने के बावजूद उसे जमीन पर लागू नहीं किया गया। शुरुआती घंटों में हाई पंप, अंडर वाटर कैमरा और विशेषज्ञ टीम समय पर नहीं लगाई गई। नोएडा से आई इस दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक 27 वर्षीय इंजीनियर की मौत अब सिर्फ नहीं बल्कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए के कथित स्पोर्ट्स सिटी घोटाले से जुड़ी एक बड़ी परत बनकर भी सामने आ रही है। सर्वप्रथम शासन की तरफ से 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है। उस एसआईटी में मेरे अध्यक्षता में मंडलायुक्त साहब श्री भानु गोस्वामी साहब और साथ में हमारे चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी साहब। इसके बाद एसआईटी को 5 दिन का मैंडेट दिया गया है। 5 दिन के अंदर हम लोग को सभी पहलुओं पर देख के इसका जवाब देना तय करना है कि किसकी गलती के कारण से या क्या हम लोग और कर सकते थे जिससे ये हादसा नहीं होता। जितने अथॉरिटीज़ के साथ लिंक हैं, चाहे वो सिविक अथॉरिटीज़ हों, चाहे पुलिस अथॉरिटीज़ हों या इमरजेंसी रिस्पांस अथॉरिटीज़ हों, उनके रोल को एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के बाद से अपना ओपिनियन हम शासन को 5 दिन के अंदर दे देंगे। अभी हम लोगों ने फर्स्ट राउंड की मीटिंग्स कर लिया है। सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग और ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करके 5 दिन के अंदर अपना निष्कर्ष देंगे। कहानी की शुरुआत साल 2008 से होती है जब नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी योजना लॉन्च की गई थी। नियमों के अनुसार 70% जमीन पर स्टेडियम, गोल्फ कोर्स और खेल सुविधाएं विकसित होनी थी, जबकि केवल 30% जमीन पर आवासीय और व्यावसायिक निर्माण की अनुमति थी। लेकिन योजना के बाद बड़े बिल्डरों की दिलचस्पी नहीं दिखी। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने नियमों में ढील दी और कई कंपनियों को सस्ती दरों पर जमीन आवंटित कर दी। इन्हीं में से एक कंपनी लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर 150 में 329 एकड़ जमीन दी गई। नियमों के विपरीत इस जमीन को 24 हिस्सों में बांटकर अपनी ही दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया। खेल सुविधाओं के नाम पर सिर्फ पोस्टर लगे और इन पर लग्जरी फ्लैट खड़े कर दिए गए।
साल 2021 में आई कैग रिपोर्ट ने इस पूरे घोटाले का खुलासा किया और सरकार को लगभग 9,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने। पूरे और जल भराव वाले मॉल परिसर में 27 वर्षीय इंजीनियर की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन समय पर सहायता नहीं पहुंच सकी। 4 दिन बाद एनडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन को पानी से बाहर निकाला। घटना के बाद नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी और सीबीआई जांच भी जारी है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। अब सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, सवाल उस भ्रष्ट सिस्टम का है जो सालों तक घोटाले को ढकता रहा। क्या एक युवा इंजीनियर की मौत ही सिस्टम को जगाने का कारण बनेगी, या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो किस तरीके से एक युवा इंजीनियर मौत के काल के गाल में समा जाता है और कहीं ना कहीं इसके पीछे न सिर्फ लापरवाही बल्कि बड़े भ्रष्टाचार की बू भी सामने आ रही है। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित परिहार सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनिका शर्मा सोशल एक्टिविस्ट के साथ जुड़ चुके हैं। अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही महेश कुमार मिश्रा पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। अशोक, युवराज मेहता की मौत महज एक लापरवाही कहेंगे या इसके पीछे जिस तरीके से अब नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, हालांकि एसआईटी जांच की बात कही गई, जांच टीम गठित की गई, आज जो है एसआईटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन इसके पीछे जो खुलासे सामने आ रहे हैं, किस तरीके से एक बड़ा भ्रष्टाचार इसके पीछे चल रहा था और उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है ये युवा इंजीनियर। इससे पहले भी हादसे हुए हैं। अशोक, मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं 2008 में एक्सपोर्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, जिसमें कई बिल्डरों को कंस्ट्रक्शन साइडों के लिए उसके टेंडर दिए गए थे। लेकिन वही मैं आपको पहले इस जो एक्सपोर्ट सिटी प्रोजेक्ट है इसका टेंडर जो है 3 चीज बिल्डर के नाम किया गया था। उसके बाद कई बिल्डर कंपनियां जो है उसमें जो है दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसको लेकर के 2021 में फिर नोएडा प्राधिकरण ने छोटे छोटे बिल्डरों को जो सस्ते दरों पे जमीन को बेच दिया। उसके बाद मनोज इस पे जो है करीब 30% जमीन पर जो है आवासीय प्लॉट बनने थे, बाकी जो है खेल कूद या गोल्फ जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च होने थे। लेकिन वही बड़ा मामला यह है सस्ते दरों पर जमीन दूसरे बिल्डरों को दी जाती है तो वही बिल्डर द्वारा अपने 24 भागों में इसको बांटा जाता है और अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट को जो है और अपनी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद इस पर निर्माण होना चालू होता है। और वही मैं आपको बता दूं जो बिल्डर कंपनी है उन्होंने जब आवासीय प्लॉट बनाए तो आवासीय प्लॉट जो है इसी जगह को दिखा करके किस पे खेल का मैदान बनेगा, यहाँ गोल्फ कोर्स बनेगा, यहाँ पे बनेगा, जिसको लेकर के बिल्डरों ने अच्छे खासे रेटों में जमीन जो है बेच दी, प्लॉट बना करके बेच दिया गया, आवासीय बेच दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा गया इस पे जब प्रशासन द्वारा से सीएजी की रिपोर्ट आई और इसमें करीब 900 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो सामने आया, जिसको लेकर जो सरकार की जो है नुकसान हुआ 900 करोड़ का। उसके बाद जो है इस पे छोटे बिल्डरों ने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। वहीं बड़ा मामला यह है कि जो मॉल की जमीन थी जिस पर बेसमेंट खुदा था, जिसमें पानी भरा था और इंजीनियर की डूब कर मौत हुई है, काफी टाइम से ये जो प्रोजेक्ट जो है ये अधूरा छोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक मॉल का निर्माण नहीं हुआ, जिसको लेकर न इस पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया, न बिल्डर कंपनियों ने ध्यान दिया, जिसको लेकर के अब ये जो है 16 अप्रैल की बात है, जो 16 जनवरी को जब इंजीनियर की मौत हो जाती है डूब करके, उसके बाद इंजीनियर द्वारा बताया जा रहा है कि इंजीनियर की जब गाड़ी जो है कोहरे को लेकर के गड्ढे में गिर जाती है, पानी में गिरने के बाद इंजीनियर ने अपने गाड़ी का सनरूफ खोला और ऊपर से फ्लैश लाइट दिखाता रहा, काफी देर तक मदद मांगता रहा। पुलिस प्रशासन की जो है जिसको गाड़ी वहां पहुंची भी थी, लेकिन यह कहकर नकार दिया गया कि पानी में सरिया है, जिसको लेकर के कोई पुलिस वाला नीचे नहीं उतरा। और काफी देर तक इंजीनियर मेहता द्वारा जो है अपने घर पर अपने पिताजी से बात की और उसके बाद में वो मदद मांगता रहा, फ्लैश लाइट दिखा रहा, अंधेरे से अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू कि उसको कोई मदद मिल पाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रशासन की ढिलाई है कि समय पे उसको सहायता नहीं को लेकर के इंजीनियर की मौत हो गई। उसके बाद
जब ये मामला मीडिया में आया और ये मामला जब गरमाया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया, फिर जाकर के नोएडा प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई करना शुरू किया। तो उसके बाद इस पर जो है एसआईटी की गई, इस पर जांचें गठित की गई। और वही कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, एसआईटी टीम द्वारा यह भी निकल करके आया कि रोड का जो है मापदंड पूरी नहीं है, जिसको लेकर के जगह जगह जो रोड को गठबंधन के निशान लगाए जाते नहीं थे, जिसके वजह से मौत हुई। तो इसमें बहुत सारी बातें निकल के, बिल्कुल बहुत सारी बातें निकल आएंगे। अशोक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अंकित परिहार जी जुड़े हुए सपा प्रवक्ता, पहले उनका रुख करेंगे, उसके बाद राघवेंद्र सिंह चौहान जी का रुख करेंगे। अंकित परिहार जी, नोएडा जैसा हाईटेक शहर, राजधानी दिल्ली से सटा हुआ ये शहर, जहां तमाम जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं, तमाम जो है इक्विपमेंट, जो जब बिल्डिंगें बन रही हैं और तमाम इस तरीके के कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, तो तमाम वो सुविधाएं भी होंगी और होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से युवराज मेहता की मौत हुई है, सारे दावे, सारे सिस्टम के जितने दावे थे वो सब धराशायी दिखाई दिए, सब फेल होते नजर आए। एक युवा इंजीनियर की सिस्टम जान नहीं बचा सका, 2-2.5 घंटे वो मदद की गुहार लगाता रहा। ये सामने जो पहलू आ रहा है वो है, लेकिन इसके पीछे जो एक लंबी कहानी है, 9,000 करोड़ का जो इसके पीछे जो घोटाला बताया जा रहा है। 2021 में कैग ने 9,000 करोड़ के घोटाले की बात कर, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे रहा। उसी जमीन, जिस 329 एकड़ जमीन को इस लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, उसने अलग अलग 24 टुकड़े कर अलग अलग छोटे छोटे बिल्डरों को इस जो जमीन को बेचा। और उस जमीन पर जहां 70% खेल के मैदान और बाकी चीजों का 70% हिस्सा पर निर्माण होना था, 30% पर सिर्फ बिल्डिंग और कॉमर्शियल निर्माण होना था। लेकिन नियमों को धता बताते हुए जो 177 पन्नों की सुरक्षा गाइडलाइंस थी, वो भी कहीं फॉलो ही नहीं की गई, जिसकी वजह एक इंजीनियर की मौत हो गई। क्या कहेंगे आप? कि जिस तरह की घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, एक युवा इंजीनियर की मौत होना, और ऐसे इस इलाके में जिसको हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के आधुनिक शहरों में से एक है और देश के आधुनिक शहरों में से एक है, उस नोएडा में जिस तरह की घटना घटी, इस घटना ने उत्तर प्रदेश सरकार के चेहरे का नकाब जो है, जो हम कह सकते हैं कि जो मुलम्मा चढ़ा हुआ है सरकार के चेहरे पे, उस मुलम्मे को नोचकर इसके अंदर जो बदनुमा दाग है इनके चेहरे पे, वो दाग दिखाने का काम किया। इस घटना ने दो पहलू आपके सामने रखने का काम किया। एक तरफ 9,000 का घोटाला, जिसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई, 9,000 करोड़ का, और मैं कह सकता हूं कि ये जो घटना हुई है, इसमें जो लापरवाही हुई है, क्या जरूरत पड़ी है प्रशासन को? प्रशासन के लोग, शासन के लोग, सत्ता में बैठे लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 9,000 करोड़ रुपए का बंदर बाट करने में बिजी थे। उस वक्त इस देश के एक प्रतिभाशाली नौजवान को सिस्टम की नकारेपन की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता। यह घटना अगर किसी सुदूर ग्रामीण इलाके में हुई होती, जहां पर कोई व्यवस्था, जहां पे साधन संसाधन नहीं है, तो हम एक बार कह सकते थे कि संसाधन के अभाव में किसी नौजवान की जान चली गई। 2-2 घंटे तड़पता रहा वो नौजवान, क्या बीती होगी उसके ऊपर, ये कभी सोच सकते हैं? मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार का इससे बड़ा नकारापन दूसरा कोई उजागर सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को नकारेपन के लिए प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, उस परिवार से माफी मांगनी चाहिए, और हम जैसे लोग जो आज उस परिवार के साथ खड़े हैं, उन लोगों से उनको माफी मांगनी चाहिए। उस स्थान पे नोएडा में आप, आज हिंदुस्तान की स्थिति है, लोग कहते हैं 10 मिनट में पिज्जा पहुंच रहा है, 2 घंटे में आप उसकी जान नहीं बचा सके। यही है आपका सिस्टम। उस नोएडा में लोग बताते हैं कि जिस स्थान पे घटना हुई उसके 5 मिनट की दूरी पे हेलीकॉप्टर उपलब्ध थे, उसके 10 मिनट की दूरी पर तमाम एयरक्राफ्ट मौजूद थे, तमाम संसाधन मौजूद थे, लेकिन प्रशासन ने कोई भी जिम्मेदारीपूर्ण रवैया, जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार नहीं किया। और इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको 9,000 करोड़ जो उस पैसा हो रहा था उसका बंदर बांट करने में व्यस्त थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर और नोएडा के जिलाधिकारी तक, इसमें सारे लोग संलिप्त हैं। इस घटना ने इतना बड़ा मामला उजागर किया है, जिस मामले के बारे में उत्तर प्रदेश के लोग सोचते हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ नकारापन, एक तरफ सिस्टम की नाकामी, एक तरफ इन लोगों का जिस तरह का मानसिक दिवालियापन है, क्या कह सकते हैं आप? प्रशासन के लोगों को इतनी फुर्सत नहीं थी। कितनी शर्मनाक स्थिति है, जिला अधिकारी को 2-2, 3-3 दिन जाने की फुर्सत नहीं मिली वहां पर। किसी घटना घर में हो जाती है, कोई साधारण घटना हो जाती है, तो मानवीय संवेदना के तौर पर लोग पहुंचते हैं। आपकी तो जिम्मेदारी थी
प्रशासन की मुखिया के रूप में आपको वहां पहुंचने की आपने जहमत उठाना उचित नहीं समझा? आपके सिस्टम के फेलियर की वजह से एक नौजवान की जान चली गई और आपने की संवेदना भी बांटना उचित नहीं समझा। इससे बड़ा नकारापन इस प्रदेश की सरकार और इस प्रदेश के प्रशासन का दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और नोएडा जैसे स्थान पर एक घटना बताता है कि के अन्य स्थानों पर किस तरह से प्रशासन चल रहा है, कैसे संसाधन मौजूद हैं और कैसी व्यवस्थाएं हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश भगवान के भरोसे है, कोई साधन और संसाधन और प्रशासन। ठीक है अंकित जी, आपकी बात आ गई। अंकित जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ महेश कुमार मिश्रा जी पूर्व IPS जुड़ चुके हैं, आलोक त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों महानुभावों का चर्चा में स्वागत करते हुए राघवेंद्र सिंह जी आपका रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी, नोएडा जैसा शहर, अगर किसी छोटे मोटे शहर ग्रामीण क्षेत्र में कस्बे में यह घटना हुई होती और अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती, दुखद तो वो भी घटना थी, लेकिन शायद इतना अचंभा, नोएडा जैसा शहर, तमाम हाईटेक व्यवस्थाओं का दावा करने वाला शहर, 2 घंटे एक युवा इंजीनियर हेल्प की मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन उस तक मदद नहीं पहुंची। तमाम जो SDRF कह लीजिए या तमाम जो पुलिस और विभाग के लोग बताया जा रहे कि वहां पहुंचे, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाए और नतीजा ये हुआ युवा इंजीनियर की मौत हो गई। जिस जगह पे ये मौत का गड्ढा था, कागजों में उस जगह पर स्पोर्ट्स जो है वो सिटी है, जिस 329 एकड़ भूमि को कौड़ियों के दाम पर बंदरबांट किया गया, इस कंपनी को दिया गया। यहां पर नियम के अनुसार 70% एरिया पर खेल का मैदान था, 30% हिस्से पर कंस्ट्रक्शन करना था, कॉमर्शियल बिल्डिंगें दुकानें बननी थी, लेकिन इसके विपरीत हुआ। उसी कंपनी ने 24 अलग अलग छोटे छोटे बिल्डरों को यह जमीन टुकड़ों में बेच दी, सभी मानकों को धत्ता बताते हुए, और उसी में से एक का गड्ढा था जिसमें इंजीनियर की मौत हुई। अगर 2021 जो कैग रिपोर्ट 9000 करोड़ के सरकार के नुकसान की बात कैग रिपोर्ट ने कही गई थी, लेकिन शायद उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया और जिसकी वजह से इस इंजीनियर की मौत हो गई। क्या जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये दुर्घटना नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा। ठीक है राघवेंद्र जी जवाब दे दीजिए। राघवेंद्र जी जवाब दे दीजिए। जी धन्यवाद, सभी जुड़े हुए महानुभावों का भी धन्यवाद। देखिए ऐसा है जी, अभी ये घटना बहुत दुखद, इस पर राजनीति की रोटी सेकना ये लाल टोपी वालों का काम है और वो हमेशा लाल टोपी वाले ही करते रहे। शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो, अब तो शर्मिंदा हो जाओ यार। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी आप सवाल, राघवेंद्र जी आप सीधा सवाल का जवाब दीजिए भाई। लाल टोपी हरी टोपी से क्या मतलब है आपका? राघवेंद्र जी आप सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं भाई? सवाल मेरे सीधा जवाब दीजिए आप। और तुम्हारी आंख में शर्म नहीं दिखाई पड़ती, बेशर्म हो गए तुम लोग शर्म का पानी भर गया है। नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अंकित परिहार जी हम आपको रोकेंगे, अंकित परिहार जी हम आपको रोकना चाहेंगे, अंकित परिहार जी हम आपको रोकेंगे। राघवेंद्र सिंह जी मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, आप लाल टोपी हरी टोपी की बात कर रहे हैं। अंकित जी शांत हो जाइए, अंकित जी शांत हो जाइए। ठीक है राघवेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करें, राघवेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करें। माफ कीजिएगा अंकित जी, माफ कीजिएगा, राघवेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करें। राघवेंद्र जी सीधा सवाल मेरा, राघवेंद्र जी मेरा सीधा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए मुझे। राघवेंद्र जी मेरे सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप भटकाइए मत, आप भटकाइए मत, सवालों से बचिए मत। राघवेंद्र जी आप सवालों से बचिए मत, आप सीधा मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सीधा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लाल टोपी हरी टोपी कर आप सवालों से बच नहीं सकते। अंकित जी हम आपको रोकना चाहेंगे, अंकित जी हम आपको रोकना चाहेंगे। तुम्हारे सिस्टम ने, तुम्हारे सरकार ने एक नौजवान की हत्या करने का काम किया है। उसके परिवार के लोग जो श्राप देंगे वो श्राप तुम्हारी सरकार के लिए काल साबित होगा। अंकित जी चर्चा अखिलेश यादव तभी श्राप पे एक नौजवान, अरे क्या अभी भी शर्मिंदा नहीं हो? बेशरम लोगों, अरे बेहया लोगों, अरे बेहया। अंकित जी की आवाज म्यूट की जाए, अंकित जी की आवाज म्यूट की जाए, अपने सहयोगियों से कहिए अंकित जी की आवाज की जाए। कब तक इस तरह की जलील बातें? ये इस तरीके से भाई राघवेंद्र जी माफी चाहते हैं भाई, आप सम्मानित दल के आप दोनों सम्मानित दल से जुड़े हुए हैं। अंकित जी आप भी और राघवेंद्र जी आप भी,
आपसे, आप भाषा की मर्यादा भी रखिए और आप एक देश के बड़े चैनल पर डिबेट के लिए बैठे हैं, जनता के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए बैठे हैं, आपसे इस तरीके की भाषा और ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप जो है इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार की दलदल में इंजीनियर की मौत, और हम सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं और एक विशेष अनुरोध करना चाहेंगे राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी, आपसे भी, और अंकित परिहार जी आपसे भी। एक बहुत ही जिम्मेदार दल से, प्रतिष्ठित दल से आप दोनों लोग आते हैं। भाषा की मर्यादा के साथ साथ इस चर्चा की भी मर्यादा आप बनाकर रखेंगे, और जनहित का ये विषय है तो इस पर मुझे लगता है कि व्यक्तिगत ना होकर राजनीतिक एजेंडे के तहत ना बात कर इस पर स्वस्थ चर्चा मुझे लगता है होनी चाहिए। राघवेंद्र सिंह जी, ब्रेक से पहले हम आपसे हमारा सवाल था कि 2021 में कैग रिपोर्ट में 9,000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई थी। उस दौरान अगर इसको नजरअंदाज ना किया गया होता, उस जमीन की जांच की गई होती कि वास्तव में किसको ये जमीन दी गई और किस तरीके से बंदर बांट की गई है, तो शायद आज ये युवा इंजीनियर जिंदा होता। ये ऐसा है, मैं जी आपको बता दूं कि नोएडा की योजना कोई आज नहीं आ गई। नोएडा की योजना ये बहुत पुरानी योजना है। जब वहां पर उस योजना में कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं दिखाई दिया तो सरकार ने ऐसा निर्णय लिया, जैसा कि आप बता रहे हैं। घटना दुखद है, लेकिन दुखद घटना पर दुखद ही बात करनी चाहिए। इस तरीके की राजनीतिक रोटी सेकने की बात नहीं करना चाहिए। ठीक है। रही बात की त्वरित एसआईटी गठित की गई, सीईओ को हटाया गया, बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और ये ध्यान रखिए, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मैं बता देना चाहता हूँ, ये डबल की सरकार किसी को बख्शती नहीं है। जो जेल जाने को होगा वो जेल जाएगा, और जेल गया है। जहां पर बुलडोजर चल रहा है वहां बुलडोजर चला है। लेकिन घटना बहुत दुखद है। मैं इस पर जितना भी खेद व्यक्त किया जाए, जितना भी उस परिवार के प्रति संवेदना दी जाए, वो कम होगी। ये व्यवस्था की लापरवाही है, मैं इसको मान रहा हूं। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था की लापरवाही है, उसको नहीं माना जा रहा है, निश्चित रूप से माना जा रहा है। इसको एसआईटी गठित करने का क्या मतलब हुआ? इसीलिए तो गठित की गई, एसआईटी तुरंत गठित की गई। आपने अभी अपने चैनल के स्क्रीन पर दिखाया कि क्या वहां के वो कह रहे थे हुक्मरान, उनका कहना यही है कि जो भी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा नहीं है कि किसी के भी राज्य में, किसी के भी शासन में ऐसी घटनाएं न हो जाती हो, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का संज्ञान है, सरकार का संज्ञान रहेगा, सरकार की संवेदनशीलता है और उस परिवार के प्रति भी रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें कोई लीपापोती का कार्य कर रही है, लेकिन चढ़कर आना, किसी बात को दबाना, किसी की बात को न सुनना, ये भी एक लाल टोपी वालों का काम है। इस तरीके के जो काम करते हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने हाशिए पर कर दिया है। आपको याद होगा कि हमारे महाराज जी ने वो मिथक तोड़ा कि ये अखिलेश यादव जी नोएडा जाते थे। हमारे महाराज जी जानबूझकर नोएडा गए और जाकर के ये मिथक भी तोड़ा। इनके तो नेता ऐसे हैं कि वहां जाने से भी डरते थे। हमारे महाराज जी तो कार्य करते ही करते हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शामिल है। मैं इनकी बात सिरे से खारिज करता हूँ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री की सरकार जो ईमानदारी से कार्य करती है, उसी का ये नतीजा है कि ये बेबिला और फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, इनको सामंजस्य बना के बात कार्य करना चाहिए, की करना चाहिए, संवेदनशीलता की करना चाहिए। वाला भाषण ना दो राघवेंद्र सिंह, वाला भाषण रैली में देना। पार्टी के लोग हैं। ठीक है, अंकित जी आ रहे हैं भाई, अंकित जी आ रहे हैं, अंकित जी आ रहे हैं। ठीक है, राघवेंद्र जी आपकी बात आ गई। राघवेंद्र जी आपकी बात आ गई। एक दर्शक हमारे साथ गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हम देख रहे हैं कार जब निकाली गई है तो लगी हुई है,
क्रेन का बूम उस स्थान तक पहुंच रहा था जहां डूबा है कार, और वो कार उसी तरह क्रेन के बूम से निकाली गई। इसी क्रेन में झूला बांध कर, सेफ्टी झूला बांध करके और सेफ्टी बेल्ट लेके उसकी लड़के की पेट में बांध करके सेफ्टी बेल्ट लड़के को इसी झूले से उल्टा करके निकालते, सारा पानी उसका निकल जाता और जिंदा बाहर निकल आता। ये सीधा सीधा सा प्रशासन का नहीं, बल्कि ये अम्बेडकरवाद का गड्ढा था। अम्बेडकरवाद की व्यवस्था में एक सवर्ण की जान चली गई। ये सस्ती जान है भाई। अगर कोई हरिजन मर गया होता तो मायावती और आंखों से आंसू बहा देती, लेकिन आज मायावती। ठीक है गिरीश शुक्ला जी, मुझे लगता है ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी राय हो सकती है, इससे जाति और उससे कोई लेना देना नहीं है। किस जाति की व्यक्ति की जान गई ये महत्वपूर्ण है और ये दुखद है। जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। महेश कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश कुमार मिश्रा जी पूर्व आईपीएस है। महेश कुमार मिश्रा अंकित जी आएंगे। अंकित जी माफ कीजिएगा, अंकित जी बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करने दीजिए। अंकित जी बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करने दीजिए भाई। महेश कुमार मिश्रा जी हमारे साथ पूर्व आईपीएस जुड़े हुए। महेश कुमार मिश्रा जी, इस तरीके की घटनाएं, रिस्पांस जो है, अब रिस्पांस टाइम कैसा होना चाहिए? जिस तरीके से ये घटना हुई है युवराज मेहता की, 2 घंटे तक वो युवा इंजीनियर मदद की गुहार लगाता रहा। तमाम जो है भाई, अंकित जी भाई दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। अंकित जी आपकी बात आ गई भाई, आ रहे हैं अंकित जी बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करने दीजिए भाई। अंकित जी हम आएंगे आपके पास। महेश कुमार मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे था, 2 घंटे तक नोएडा जैसा हाईटेक शहर एक युवा इंजीनियर को 2 घंटे तक हेल्प मांगने के बावजूद बचाया नहीं जा सका। क्या इस तरीके की आपात घटनाएं जब होती हैं इतना लंबा समय, वो भी ऐसे शहर में, ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, ये इस युवा इंजीनियर की जो मृत्यु हुई है जी, इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डेथ कह सकते हैं, द डेथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जी। ये जो वहां पूरा तंत्र है वो बिल्कुल नाकारा, बेकार और एकदम संवेदनहीन, क्योंकि वहां पर 3 अथॉरिटी काम करती हैं। एक तो नोएडा अथॉरिटी, वो सबसे सुपर अथॉरिटी वहां की। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर आते हैं पुलिस का तंत्र वहां पर, और ये कमिश्नर सिस्टम बनने के बाद में, यानी कि एक सूचना आपको मिल रही है कि भाई इस तरह से गाड़ी में इंजीनियर गिर गया है गाड़ी के साथ और उसकी जान खतरे में है और वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और वहां पर फौरी तौर से यानी पहुंचना एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये फायर ब्रिगेड, तमाम 50 तरह की एजेंसी हैं जिनकी मदद ली जा सकती थी, और तमाम कोई किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी, और अंततः वो इंजीनियर डूब गया। तो देखिए, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और इसके लिए जिम्मेवारी लेनी चाहिए। खाली नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया या उसको वहां भेज दिया, उसको तबादला कर दिया, उसको दूसरे भेज दिया, ये कोई इसका हल नहीं है। बताऊं आपको, दिल्ली के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी घुस गया, 3 बच्चे डूब गए उसमें जो आईएएस एस्पायरेंट थे। सूरत के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई, 22 बच्चे जल गए सूरत में। तो आप ये देखिए कि आफ्टर ऑल हम जा किधर रहे हैं? क्या बिल्कुल हम संवेदनहीन हो गए, संवेदनशीलता खत्म हो गई हमारे अंदर, यानी बिल्कुल आज एज ए मशीन काम कर रहे हैं। अरे वहां जितने कमिश्नर पुलिस बैठे हुए हैं, वहां पर पूरा तंत्र है पुलिस का, और फायर ब्रिगेड है, एसोसिएट है फायर ब्रिगेड पुलिस से जुड़ी हुई, और कोई वहां पहुंच नहीं रहा है और कोई रेस्क्यू शुरू नहीं हो रहा है। मतलब ये तो आप समझिए कि आंसर ही नहीं इसकी है। इसमें तो सक्सेस जो मुकदमा कायम हुआ है ना, इस मुकदमे कायम होने वो अथॉरिटीज भी शामिल होनी चाहिए जिन्होंने की लापरवाही बरती, और इससे ज्यादा लापरवाही, इससे ज्यादा संवेदनहीनता कहीं नहीं हो सकती जो नोएडा में देखने को मिली। और ये देखिए, ऐसा है कि ये इंसिडेंट होते हैं। अब इस इंसिडेंट में ये देखा जाता है कि आप कितनी तेजी से रेस्पॉन्स कर रहे हैं, कितनी तेजी से आप रेस्पॉन्स करते हैं उस घटना तो होगी, एक्सीडेंट भी होगा, डूबेंगे भी, बस भी गिरेगी खाई में, ये तमाम घटनाएं होंगी, लेकिन सवाल ये है कि आपका रेस्पॉन्स क्या है? आपका रेस्पॉन्स, ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसकी इससे आंख नहीं खुली आपकी। और अथॉरिटी का सवाल है, अथॉरिटी वहां पर सुपर है, यानी अथॉरिटी के आगे कुछ नहीं है, आप समझ लीजिए वहां पर। और अथॉरिटी का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं पुलिस से। जब अथॉरिटी को डिमोलिशन कराना होता है या कोई वो हटाना होता है, एनक्रोचमेंट हटाना, तब तो पुलिस को कॉल कर लेते हैं, अदरवाइज उनका कोई पुलिस से संबंध नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई संबंध नहीं वहां पर, क्योंकि मैं आज से करीब 17-18 साल पहले एसपी सिटी नोएडा रहा था।
और मैंने वहां यही देखा कि वहां पर कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, वो अपनी ढपली बजाते हैं, वो अपनी ढपली बजाते हैं, और सुपर ढपली अथॉरिटी की है। वो अथॉरिटी जो कहते हैं वो सर्वमान्य है। तो देखिए, मेरे ख्याल से मेरा विचार ये है कि रेस्पॉन्स वॉज जीरो। जितनी कंसर्न अथॉरिटीज थी उनका रेस्पॉन्स जीरो था, और हार्डलेस, बिल्कुल। मतलब इतनी तकलीफ होती है ऐसी घटना को देखकर। मैं ही पुलिस में रहा हूं, 35-36 साल नौकरी है पुलिस में, और ऐसा नहीं इतना, यानी कोई एक हायर रैंक का अफसर नहीं पहुंचा वहां पर इमीडिएटली। वो 2 घंटे तक तड़ता रहा लड़का, वो 2 घंटे चिल्लाता रहा, चीखता रहा, और वहां की अथॉरिटी नहीं पहुंची। अरे आपने सीओ को हटा दिया। सीओ हटाने से कौन सी समस्या का हालात समाधान होने जा रहा है? ऐसे 50 स्पॉट होंगे पूरे नोएडा में जहां पर ये घटना हो सकती है। आज की तारीख में यदि आप चेक करा लें तो 50 स्पॉट ऐसे होंगे, और नोएडा में नहीं, नोएडा के आसपास जी 50 स्पॉट ऐसे होंगे जहां पर की घटनाएं होंगी और होती रहेंगी। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि आपकी जो एजेंसी जो कि सुरक्षा के लिए है, जो जन सुरक्षा के लिए है, आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षा के लिए है, तो उनको आपको इतना सजग करना पड़ेगा, इतना बिल्कुल। भाई आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो कह रहा है, मैं देख रहा हूं कि साहब वो सिपाही कह रहा है कि भाई कौन कूदेगा इसमें, कौन जाएगा नीचे, समझा? नो डाउट देयर वाज, बहुत ठंड थी उस दिन, कोहरा था, लेकिन साहब ये जो रेस्पॉन्स है, इट वॉज सो हार्डलेस, आई टेल यू, कि ये झकझोरने वाला रेस्पॉन्स है। बिल्कुल, और शायद मौके पर अगर बड़े अधिकारी पहुंचे होते तो शायद Yes, समय पर अधिकारियों ऐसा, को लापरवाही है। हाँ, और उनको they should be इंस्ट्रक्शन, punished, I tell you. जो They मातहतों should को be इंस्ट्रक्शन not दिया transferred. जाता और शायद उसकी जान बच जाती। निश्चित रूप से मोनिका शर्मा जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। सर जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मोनिका शर्मा जी, नोएडा जैसा हाईटेक शहर, 5 से 10 मिनट में पिज्जा और तमाम ऐसी सुविधाएं पहुंचाने वाला शहर, और जहां पर तमाम हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन सुरक्षा के मानक कैसे हैं, किस तरीके, कितनी सस्ती है लोगों की जान, ये घटना ने तमाम चीजें खोल कर रख दी हैं। तमाम तैयारियां, ऐसी घटनाओं के लिए तमाम मॉक ड्रिल की जाती है, लेकिन नतीजा क्या होता है? 2 घंटे के तड़पने के बावजूद एक युवा की जान नहीं बचाई जा सकती है। 177 जो पन्नों की सुरक्षा गाइडलाइंस है, जो अथॉरिटी और उनके द्वारा स्पोर्ट्स जो सिटी बनाई जा रही है, और तमाम उनके द्वारा सब कुछ धत्ता बताया जा रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है। अभी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि नोएडा में कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद उसकी जान बच गई होती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज आप। और जैसा सर ने बोला कि मतलब 35-36 साल वो आईपीएस की सेवा में रहे, तो वो हल्की को अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने समझा है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और यहाँ पे सिस्टम का फेलियर और संवेदनहीनता के अलावा हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि कब तक देश की जनता केवल वोट बैंक रहेगी राजनीतिक पार्टियों के लिए? कब तक केवल जनता का द्वारा किए गए वादे केवल मैनिफेस्टो में ही रहेंगे, वो जमीन पर नहीं उतरेंगे? क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। एक बच्चे को, एक युवा को फिर से अपनी जान देनी पड़ी एक परिवर्तन लाने के लिए। उससे पहले क्या सबकी आंखें बंद थी? अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इतने विकसित देश बनते जा रहे हैं, और जगह जगह पर सुविधाएं उपलब्ध है, क्या पुलिस प्रशासन सब सो रहा था? कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है? अरे आसपास के लेडीज से बात करके घरों से साड़ियों से लेकर के रस्सी बना लेते। कुछ लोगों के अंदर भी इतनी मानवीय संवेदना खत्म हो गई है कि किसी की जान जाती है तो जाता रहे। 2 घंटे कोई व्यक्ति तड़पा है। यहाँ हम अगर 2 मिनट अभी सांस ना ले पाए तो हमको समझ में आएगा हम पॉल्यूशन की बातें करते हैं, सांस नहीं ली जा रही है। किस तरीके से उस युवा ने देश के लिए अपनी जान दे दी? मुझे तो यही लग रहा है कि उसने देश के लिए जान दी है, क्योंकि सब लोग तो आंखें बंद करे हुए बैठे हैं। सबको अपने अपने पैसे कमाने हैं, घोटाले करने हैं, पता नहीं किस किस तरीके की राजनीतिक रोटियां सेकनी है, लेकिन जनता के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता। एक पढ़ा लिखा देश का नौजवान इस तरीके से चला जाता है, जो देश के लिए ही काम कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर में हमारे देश के युवाओं ने बहुत प्रगति की है। तो इस तरीके की घटनाओं की निंदा होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नोएडा अथॉरिटी के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के लिए भी एक मतलब मानक तय किए जाने चाहिए कि कभी भी इस तरीके की तो आगे आपको क्या करना है। और ये हुआ कैसे सो रहे हैं? कहीं भी आग लग जाती है तुरंत दमकल की गाड़ी पहुंचती है, क्योंकि ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना कि हम पहुंचा नहीं पाए। और अच्छा 30 फीट का गड्ढा ऐसी जगह पे है क्यों? बच्चे निकल सकते हैं, युवा निकल सकते हैं, आते जाते मतलब खेल पे लोग खेल करके मतलब कहीं आए जाए ये काम करें। तो इस तरीके से राजनीतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए और कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को कि इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, कि हमारा देश का हर एक युवा महत्वपूर्ण है, चाहे वो लड़का हो
दो कोई भी वहां से जा सकता है मनोज। तो इस तरीके से मतलब केवल ये कह देना कि जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच हो रही है, एसआईटी का गठन हो गया है, रिपोर्ट आएगी, पता नहीं कब तक रिपोर्ट आएगी। किसी परिवार ने तो अपना बच्चा खो दिया ना, उनकी वो क्षति की पूर्ति तो कभी जा सकती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो मैं यही अनुरोध करूंगी सरकार और प्रशासन से कि इसके प्रति एक मतलब अच्छी रिपोर्ट बनाई जाए और आगे के लिए इस चीज की अकाउंटेबिलिटी तय हो, ताकि हमारे देश के हर व्यक्ति को पूरी सुरक्षा मिले, केवल वो मैनिफेस्टो के चुनावी वादों में ही ना रह जाए। ठीक है मोनिका जी, आप जुड़ी रही है हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी, एसआईटी गठित की गई थी। आज एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप रही है। इसके साथ अगर हम फ्लैश में जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो ये जो युवराज मेहता की जिस गड्ढे में डूबकर मौत हुई है, वो भ्रष्टाचार का दलदल था, वो लापरवाही का दलदल था। किस तरीके से सुरक्षा मानकों को, जो अथॉरिटी अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, ऐसी तमाम जगह होंगी, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा, ऐसी तमाम जो बिल्डिंगें बन रही होंगी जहां पर ऐसी स्थिति होगी, ना जाने कितने लोगों की जान जाती है, दुर्घटना का शिकार होते हैं। अथॉरिटी के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, एसी के कमरों में बैठे सिर्फ आदेश पारित करते हैं, जिले इलाही बने हुए हैं, और जमीन पर हकीकत क्या है, युवराज मेहता जैसे लोगों को, अब युवाओं को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ बदलता नजर नहीं आता है। और जबकि इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नोएडा जैसे हाईटेक शहर में जब ऐसा हो जाता है, तब सामान्य जगहों पर कैसी स्थिति होगी? और क्या लगता है आपको कि जो ये कार्रवाइयां हुई हैं, ये पर्याप्त है? जी मनोज जी, देखिए, ये घटना जो हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि हम वो घटना हुई कहाँ, नोएडा जैसे शहर में, जहाँ कहते हैं बहुत आधुनिकता है, और उसके बाद भी पिज्जा 10 मिनट में पहुंच सकता है, लेकिन जान किसी की 10 मिनट में नहीं बच पाई। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं? हम आधुनिकता के दौर में जा रहे हैं, लेकिन जान नहीं बचा पाए, हम संवेदनहीन हो गए। तो ये बड़ा सवाल है। सरकार, और रही बात एसआईटी की जांच करेगी या सीबीआई जांच करेगी, कोई भी जांच करे, लेकिन उस जांच से हल क्या निकलेगा? क्या उस जो नौजवान से इंजीनियर की मौत जो हुई, अकारण मौत हुई, क्या वो वापस आ सकता है? वो तो नहीं आ सकता। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपने एक्शन क्या लिया? जांचें तो चलती रहती हैं, इस देश में कितनी जांचें चल रही हैं, उन जांचों के बाद कब होगा, कितने समय बाद होगा, तब तक फिर एक घटना हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसके साथ जांच के तो बाद में की चीज है, पहले तो उस जिम्मेदार लोगों को, आखिर इतना बड़ा गड्ढा और उस ऐसी जगह पे जहां लोग निकलते हो, आखिर वो कौन लोग जिम्मेदार थे, उनकी निगाह क्यों नहीं उस पर पड़ी? और ये जो अभी कहा कि ऐसे गड्ढे वहां नहीं, इसलिए आप बहुत जगह हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे लोग हैं, और मैं एक बात बार बार कहता हूं कि जब जब भाजपा की सरकार आती है, अधिकारी निरंकुश होते हैं, वो उनके ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं होता है, वो अपने आप मन के काम करते हैं। और ये उसी पे एक घटना जो है, एक उसका अपवाद है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी नोएडा जैसे शहर में। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी दोषी हैं उनको सख्त सजा होनी चाहिए, जिसमें कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, वरना हम आज यहाँ चलिए आलोक जी इसी से जुड़ी एक अहम खबर आपको दिखा देते हैं, उसके बाद अपने दर्शकों को, उसके बाद इसी पर फिर वापस आते हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे, कृष्णा करुणेश नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। कृष्णा करुणेश नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ये पहले एसीईओ नोएडा प्राधिकरण के पद पर थे, अब नए सीईओ कृष्णा करुणेश बनाए गए। 2011 बैच के आईएएस हैं, आपको बता दें। कृष्णा करुणेश प्राधिकरण के सीईओ बनाए गए हैं। कृष्णा करुणेश को सीईओ नियुक्त किया गया है। पहले एसीईओ नोएडा प्राधिकरण के पद पर ये तैनात रह चुके हैं। 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं कृष्णा करुणेश। संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, नोएडा अथॉरिटी के नए कृष्णा करुणेश को नियुक्त किया गया, क्या कुछ अहम जानकारी? नोएडा जो है काफी चर्चित रहा है, जिस प्रकार से इंजीनियर की जो है डूब करके मौत होने के बाद जो है लगातार जो है नोएडा चर्चा में होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एसआईटी भी गठित की गई, और साथ ही साथ जो है नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ थे उनको उनके पद से हटा दिया गया, और भी कार्रवाइयां जो है मुख्यमंत्री के आदेश पर जो है की गई। हालांकि अब एसआईटी की जांच, जिस प्रकार से नोएडा प्राधिकरण का जो है
सीईओ का पद खाली था, आज उस पर जो है वहीं के एसीईओ जो नोएडा प्राधिकरण में जो है पहले से ही तैनात थे और 2011 के बैच के आईएएस ऑफिसर, उनको ही जो है वहां का सीईओ कृष्णा करुणेक को बना दिया गया। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो है कार्रवाई होने के बाद जो है अब एक आज प्रशासनिक आदेश जारी होने के बाद जो है नोएडा का जो है नया सीईओ नियुक्त हो गया। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है 2 बिल्डरों की गिरफ्तारी भी हुई, कई सारे जो है वहां पर कमियां पाई गई। तो कुल मिला के मनीष लगातार इस विषय पर सरकार एक्शन में है और मुख्यमंत्री की निगरानी में इस पर लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहले सीईओ के पद पर तैनात थे कृष्णा करुणे, सब उनको सीईओ बनाया गया है और अब वापस अपनी चर्चा का रुख कर रहे हैं। आलोक त्रिपाठी जी, नए सीईओ की तैनाती हो गई है, जो जूनियर थे उनको सीनियर सीईओ बनाकर अब उनको बैठा दिया गया है। क्या लगता है अब कुछ बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, या अब जो पहले जो लापरवाहियां हो रही थी या जो सवाल उठ रहे थे, अब सवाल वो नहीं उठेंगे? देखिए ये तो एक प्रक्रिया है सरकार की और तबादला होना, प्रमोशन, तो मुझे नहीं लगता कुछ घटना से इसको जो है आप कोई लेना डाइवर्ट कर सकते हैं कि आप डाइवर्ट कर सकते हैं कि हाँ कि नए सीईओ बना दिए गए हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर वो गड्ढा था, उस गड्ढे के जिम्मेदार कौन थे, उनके खिलाफ एक्शन किसने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, उस जो लापरवाही जिन अधिकारियों ने की, आपने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और नोएडा जैसे शहर में जहाँ पे इतनी आधुनिक चीजें हैं और पिज्जा पहुंचाने की आप बात करते हैं कि 10 मिनट में पिज्जा पहुंचेगा। आलोक जी, अगर किसी की लापरवाही साबित होती है तो क्या सिर्फ ट्रांसफर कर देने से चीजें ठीक हो जाती हैं? क्या वो गुनहगार व्यक्ति नहीं है क्या? नहीं, ट्रांसफर तो देखिए ये तो एक मामले को खत्म करने का जैसा नहीं है ना कि ट्रांसफर कर दिया तो मामला खत्म हो गया। सवाल तो ये उठता है कि उसकी लापरवाही के पीछे जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया गया। ट्रांसफर कर देंगे तो ट्रांसफर करने से मानसिकता नहीं बदलेगी, वो जहां जाएंगे वो वही काम करेंगे। तो ऐसे में उनके साथ ऐसा कठोर निर्णय होना चाहिए कि उनको लगे कि भविष्य में इस तरह की गलती अगर करेंगे तो कम ये सजा हमको मिलेगी, या उस गलती से जो सजा मिलती है उससे और लोग उसको सीखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा तो अभी कुछ दिख नहीं रहा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ कठोर निर्णय होना चाहिए जिसमें कि इस तरह की होनहार नौजवानों की कम से कम जान तो बचे, वो देश के लिए काम करते, इसके लोगों को फायदा होता। लेकिन अचानक इस तरह की घटना होने से हम कहां खड़े हुए हैं। हम पिज्जा की बात कर रहे हैं लेकिन किसी को जान नहीं बचा पाए। 2 घंटे वो तड़पता रहा, वहां इतने लोग निकले, इतनी व्यवस्थाएं हैं, हम क्या क्या कहें। तो मुझे लगता है कि हम आज भी बहुत पीछे हैं। हम कितनी भी आधुनिकता की बात कर लें, कितने भी हम इलेक्ट्रिक की बात कर लें, लेकिन हम अगर किसी की 2 घंटे तक जान नहीं बचा पाए तो ये इससे बड़ा शर्मनाक घटना नोएडा के प्रशासन के लिए, सरकार के लिए कोई नहीं होगी। हम बातें कितने भी कर लें, कितने भी लें, लेकिन हम अगर किसी की जान नहीं बचा सकते तो वो कहना बेकार होगा। ठीक है, बिल्कुल अंकित परिहार जी, हम फिर से एक बार आपका रुख कर रहे हैं। अंकित परिहार जी, हम लाख विकास के दावे करें और निश्चित रूप से अगर विकास हो रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं जैसे ही सामने आती हैं वैसे ही हम पीछे पहुंच जाते हैं और हम एक बार फिर से सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अगर लापरवाही हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था और वहां लापरवाहियां हो रही थी, नियमों की अनदेखी हो रही थी, तो क्या हर ऐसी घटना पर किसी व्यक्ति को, किसी युवा को, किसी सामान्य व्यक्ति को जान देकर तब प्रशासन को जगाया जाएगा, शासन को जगाया जाएगा, अपनी जान की कीमत देकर? देखिए मनोज जी, आप भी बहुत अनुभवी पत्रकार और तमाम इस पैनल में अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। सरकार ने जिस तरह से जो भी कारगुजारी इस घटना के बाद से सरकार का जो भी दिखाई दे रहा है, वो निश्चित रूप से इस घटना को पूरी तरह से लीपापोती करने की जो मंशा सरकार की दिखाई दे रही है, उसके पीछे बात समझ में आती है साफ। और कोई बात यह है कि भ्रष्टाचार इस मामले में था। एक मसला यह है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार की वजह से एक नौजवान की लापरवाही में, प्रशासन के नकारेपन की वजह से जान चली गई। ये मैं कह सकता हूं कि वो कोई दुर्घटना नहीं थी, और दुर्घटना नहीं थी सिस्टम फेल्योर की वजह से, और उस सिस्टम ने मिल करके एक नौजवान को गैर इरादतन हत्या का बनना चाहिए और इसमें मुकदमा सारे लोगों के ऊपर होना चाहिए जो जिम्मेदार लोग थे। और आज तक आप बताइए कितनी संवेदनहीनता है। अभी मैं मिश्रा जी को भी सुन रहा था, कितनी संवेदनहीनता है कि जिला अधिकारी को 2-2, 3-3 दिन फुर्सत नहीं मिली वहां पहुंचने की, और उसके बावजूद जिला अधिकारी को बचाने की पूरा प्रयास चल रहा है। किस लिए? क्योंकि वहां के जिलाधिकारी इस देश के वोट चोरी के सबसे बड़े माफिया, इस देश के चुनाव आयोग की बेटी है, इसके नाते उनको बचाने का काम सरकार कर रही है। मैं सीधे सीधे आपके सार्वजनिक मंच से आरोप लगा रहा हूं कि चुनाव आयोग की बेटी होने का लाभ
वहां के जिलाधिकारी को इस सरकार दे रही है। अन्यथा अन्य कोई अधिकारी होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके ऊपर अब तक सख्त कार्रवाई हो गई होती। लेकिन जिस तरह से नोएडा की इस घटना से पूरे देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर हमारी व्यवस्थाओं की पोल खुली है, हमारी अव्यवस्थाओं की पोल खुली है, और इस सरकार के नकारापन का जो चेहरा उजागर हुआ है, वो मैं कह सकता हूं कि हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज एक शर्म की रेखा भी उनके चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ रही है। ये हमारे लिए और चिंता की विषय है। और जो आपने भ्रष्टाचार किया उसका आपको मलाल नहीं। उस भ्रष्टाचार की वजह से, एक नकारेपन की वजह से, आपकी प्रशासनिक अक्षमता की वजह से एक नौजवान की जान चली गई, उसकी आपको चिंता नहीं। आप रैलियों की तरह भाषण दे रहे हैं। आपकी संवेदनहीनता इस पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है कि आज आप एक मौत के दुखद मृत्यु के बाद भी आपको राजनीतिक वक्तव्य देना। ठीक है अंकित जी, जवाब ले लेते हैं। अंकित परिहार जी जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी आपका रुख कर रहे हैं। मल्टी लेयर सिस्टम फेल्यूर इस घटना को कहा जा रहा है, तो मल्टी लेयर कार्रवाई भी दिखनी चाहिए राघवेंद्र जी, ताकि ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो निश्चित रूप से हर ऐसी घटना के बाद हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि एक नजीर ऐसी बननी चाहिए ताकि जो घटना हुई उसके लिए हम शोक मना रहे हैं, उस पर हम कह रहे हैं कि हम ये खामियां हैं, लेकिन उसके 10 दिन 4 दिन 8 दिन बाद फिर अगली घटना हो जाती है। फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी ना व्यवस्था सुधरती है, ना लोगों की संवेदनाएं जागती हैं। मल्टी लेयर अगर सिस्टम फेल्योर है तो मल्टी लेयर कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही है? ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस दोष तय कर देना ही ये एक अच्छा कार्य नहीं होता। प्रणालीगत जो हमें जब ये जैसे हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं रिटायर्ड, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि ये निश्चित रूप से तय होता है इस सरकार में और तय होगा कि प्रणालीगत जो इनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई हैं, कहां पर हुई हैं, उसमें सुधार की ओर कदम उठे। निश्चित रूप से उस राज की भरपाई हम नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल पर बेबाक रूप से कहता हूं कि जिसने बेटा खोया निश्चित रूप से उसकी पूर्ति होना असंभव है, लेकिन और बेटे तो ऐसे ना खोए जा सके तरीके के, और आगे कोई व्यवस्था अव्यवस्था में ना परिवर्तित हो। रही बात इसकी थोड़ी तय में जाने की भी कोशिश करिए। वो एक दीवार थी और कोहरा घना था, उसके बाद जो व्यवस्थाओं खामी तो है ही है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वो जो इंजीनियर की गाड़ी एक दीवार तोड़ करके उस बेसमेंट में गिरी है। हाँ, लोगों की संवेदनहीनता, हमारे समाज के लोगों की भी संवेदनहीनता इसमें होती है कि हमारा समाज, जैसा कि अभी हमारी बहन बैठी हुई है, उन्होंने बहुत सही बात कही कि वहां के लोग भी ये कोशिश कर सकते थे। इसको गलत लहजे में मत लिया जाना चाहिए कि वो साड़ियां लटका करके उसको निकाल सकते थे। एक आजकल बहुत बड़ी इस तरीके की एक भावना बन गई है कि जैसे कि हमारे अखिलेश यादव जी वीडियो में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो वैसे वीडियो बनाने की व्यवस्था बहुत ज्यादा हो रखी है। बेशर्मी की बात मत करो, अपनी बात करो यार, बेशर्मी की बात। अंकित जी सुन लीजिए भाई, अंकित जी आपको उन्होंने सुना था। राघवेंद्र जी आप बोल रहे हैं, आप मत बोलिए। अंकित जी आप बोल रहे थे, राघवेंद्र जी सुन रहे थे भाई आपको, आप जवाब देने दीजिए। ठीक है, वो स्वीकार कर रहे हैं, वो जो कमियां हैं उसको तो स्वीकार कर रहे हैं। अंकित जी नहीं जी, ऐसा नहीं चलेगा। अंकित जी माफ कीजिएगा। अखिलेश यादव का नाम लेता है, बेशरम कहीं का, बेशरम कहीं का। अखिलेश यादव का नाम ले रहा है यहाँ पर। अखिलेश यादव जिम्मेदार है, अखिलेश यादव जिम्मेदार है। नहीं ऐसी भाषा नहीं। अंकित परिहार जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं। और उसके बाद उसकी परिणाम में एक बच्चे को जान देनी पड़ी, और उसके बाद बेशरम बैठकर। ठीक है, बात कंप्लीट होने दीजिए। अंकित परिहार जी ऐसी, मैंने पहले ही अनुरोध किया था, इस तरीके की व्यक्तिगत ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आप बताइए मनोज जी। ठीक है अंकित जी आपको सुना। तुम शर्मिंदा नहीं हो, तुम अपने सिस्टम फेल्योर पे नहीं शर्मिंदा हो, और उसके बावजूद अखिलेश यादव का नाम ले रहे हो। यादव भी इसीलिए बर्बादी के कगार पर है, तुम्हारे जैसे नेता भी बर्बादी की कगार पर पहुंचेंगे निश्चित रूप से। जाकी रही भावना जैसी, देखी दिन तैसी, तुलसीदास जी ने राघवेंद्र जी अरे अंकित जी भाई सवाल आप अंकित जी आप मेरा काम भी आप ही करेंगे। अंकित जी मेरा काम भी आप ही करेंगे क्या? अंकित जी माफ कीजिएगा, राघवेंद्र जी से सवाल करने दीजिए। राघवेंद्र जी
राघवेंद्र जी, मेरा सवाल यह है, मैं ठीक है, आप मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाइयां शुरू हो गई, लेकिन हर घटना का क्या मुख्यमंत्री तक ही पहुंचेगी तभी उस पर कार्रवाइयां होगी, या समय रहते अगर ऐसी, आपने कहा कि वो दीवार तोड़कर कार वहां गिरी, लेकिन वहां पर ऐसे हाईटेक जगह पर ऐसी दुर्घटनाग्रस्त अगर जगह है, वहां पर कोहरा था, सर्दी ज्यादा थी, साइन बोर्ड कोई ऐसा दुर्घटना का क्षेत्र है, सावधानी से चलिए, कोई मार्क लगाना चाहिए था, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम ये बड़ी लापरवाही थी या नहीं थी? और मनोज जी, उसके बावजूद ये प्रशासन का फेल्योर नहीं मानते। ये निश्चित रूप से प्रशासन का फेल्योर क्यों नहीं है? राघवेंद्र जी से मेरा सवाल, राघवेंद्र जी आपसे सवाल, राघवेंद्र जी मेरा आपसे सवाल, राघवेंद्र जी आपसे सवाल जी। देखिए ऐसा है, घटना बहुत दुखद है, जिम्मेदार सरकार के तहत पर्याप्त जांच और कार्रवाई का विषय है, जहां पर दोषियों को सख्ती के साथ घेरे में लिया जाएगा, चाहे वो लाल टोपी वाला हो या कोई टोपी वाला हो, वो बचेगा ही, निश्चित रूप से वो जेल जाएगा, बुलडोजर चलेगा, आगे से घटनाओं पर रोक लगेगी। ठीक है, हमारी सरकार महेश कुमार मिश्रा जी का रुख करेंगे, और हमारी सरकार महेश कुमार मिश्रा जी, चुनौती, महेश कुमार मिश्रा जी का रुख करेंगे, कार्रवाई करके दिखाओ, तुम्हारी दम है तो वोट चोरी करने वाली की बेटी पर कार्रवाई करके दिखाओ। तुम्हारी दम है तो शिवपाल यादव को अध्यक्ष बना के नहीं, ये व्यक्तिगत आप लोग राजनीति का मंच बना लेते हैं, आप व्यक्तिगत अपना राजनीति का मंच बना लेते हैं, माफ कीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम हालांकि मिश्रा जी से हम आखिरी टिप्पणी लेना चाह रहे थे, लेकिन बहुत शुक्रिया, माफी चाहते हैं। अंकित परिहार जी आपका बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र सिंह चौहान जी आपका बहुत शुक्रिया, महेश कुमार मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, आलोक त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया, और मोनिका शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया। इस महत्वपूर्ण चर्चा में एक युवा इंजीनियर की मौत हुई है और ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला, इस पर रोटियां सेकना किसी को शोभा नहीं देता, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। चिंता ये होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, 2-2.5 घंटे अगर एक युवा मदद मांगता रहा, की जान चली जाती है, तो हमारे लिए ये शर्म की बात है, हमारी व्यवस्था के लिए ये शर्म की बात है। हमको सोचना चाहिए, आत्ममूल्यांकन करना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल भ्रष्टाचार के दलदल में इंसानियत की मौत की इस खास चर्चा में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।